गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमने दोनों देख लिया था। अब हमारी बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, जिसमें आज हम बात करने वाले थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। अब इक्विटी की कॉस्ट में सर्टेन कैसे करूं? भाई जब मैं डेट की कॉस्ट सर्टेन करता था तो मेरे पास इंटरेस्ट था। मैं प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट सर्टेन फाइंड आउट करता था तो मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड था। बट इक्विटी की कॉस्ट सर्टेन कैसे होगी? तो इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड से सर्टेन होगी। जस्ट लाइक एनी अदर रिसोर्स ऑफ अ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। क्या मेरे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट होती है। वी नो द वैल्यू इज परफॉर्म्स डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन। if we know the value and performance then we can calculate expectation as a balancing figure। ठीक है, हियर ओके, ये जो हमने बात की अभी उसकी बात कर रहा है। हियर परफॉर्मेंस मींस द अमाउंट पेड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी अमाउंट कंपनी पे करती है इन्वेस्टर को, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिडम्पशन प्राइस, ईटीसी। ओके, इंटरेस्ट पे कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है, रिडम्पशन कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है तब एक एडिशनल प्राइस देती है, तो रिडम्पशन प्राइस। ओके, in case of debenture and preference share, amount of interest and dividend is fixed, but in case of equity share it is uncertain। ओके, हमने पहले भी बात की भाई, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं लोन के ऊपर या डिबेंचर के ऊपर या डेट के ऊपर, वो एक फिक्स परसेंटेज होता है। एंड जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करते हैं वो भी एक फिक्स परसेंटेज होता है। बट जो इक्विटी शेयर होता है ना, उसको जो पेमेंट करता है ना, वो अनसर्टेन रहता है। Therefore, there is not a single method to calculate cost of equity, but different method which depend on a various factor like। अब ये क्या बता रहे हैं कि वो अनसर्टेन रहती है, उसकी वजह से उसके है ना बहुत सारे मेथड है। यहाँ पे हम टोटल 5 मेथड की बात करने वाले। कौन कौन से? सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच मेथड, कि हम जो डिविडेंड पे करते हैं उसको हम अप्रोच करें तो ठीक है। अर्निंग प्राइस अप्रोच मेथड, जो इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग हो रही है उसके ऊपर हम अगर कैलकुलेट करें तो। उसके बाद ग्रोथ अप्रोच, जिसको गोल्डन मॉडल बोला जाता है। ग्रोथ अप्रोच क्या है उसकी बात कर, ग्रोथ, हमारा जो इक्विटी शेयर है अगर लिस्टेड होगा मार्केट में तो वो ग्रोथ करेगा, प्लस हर साल हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो हमारा डिविडेंड या फिर हमारा अर्निंग भी इंक्रीज होगा। तो ग्रोथ अप्रोच का हमें फॉर्मूला गोल्डन मॉडल ने दिया था। ठीक है, बाद में रियलाइज यील्ड अप्रोच, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक बार फिर से फुल्ली हम डिस्कस करेंगे। याद है हमने सीखा था एल प्लस एनपीवी एल डिवाइड बाय एनपीवी एल माइनस एनपीवी हाई इनटू हाई माइनस एल। डन, ये सीखा था, वही है रियलाइज यील्ड अप्रोच। एंड लास्ट वन इज कैपिटल असेस्ड प्राइस मोल्डिंग मॉडल। इसमें एक हमारे पास मॉडल है, इस मॉडल के बेस पर से हमें ढूंढना होगा। एक एक करके बात करते हैं। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, जब भी डिविडेंड प्राइस अप्रोच हमें यूज करना होगा तो हमारे सम के अंदर डिविडेंड इज एक्सेप्टेड टू बी कांस्टेंट। ओके, क्या बोला जाएगा कि हर साल कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड देती है एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है, जो डिविडेंड पेमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट है, हर साल एक जैसा डिविडेंड पे हो रहा है। तो उसको, जब डिविडेंड हमारा कांस्टेंट होगा तब हमारा डिविडेंड प्राइस अप्रोच मेथड यूज होगा। देन अर्निंग पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू कांस्टेंट। जैसे कि मैंने बात की डिविडेंड 5 रुपए था, वैसे ही अर्निंग अगर पर शेयर का अर्निंग अगर 10 रुपए, और ये एवरी ईयर ऐसा का ऐसा ही रहता है, मतलब कि ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, हर साल कंपनी 10 रुपए अर्न कर रही है पर शेयर के ऊपर। इसका मतलब उस टाइम पे हमें यूज करना पड़ेगा अर्निंग प्राइस मॉडल। क्या है? अर्निंग पर शेयर टू बी कांस्टेंट। अगर हमारा अर्निंग पर शेयर अगर कांस्टेंट है तो हम यूज करेंगे अर्निंग प्राइस अप्रोच। ओके, ये अजम्पशन है कि जब भी ऐसा कोई सिनारियो आएगा तब इस मॉडल का हम फॉर्मूला उठाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, इफ डिविडेंड एंड अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। डिविडेंड एंड अर्निंग दोनों ग्रो हो रहे हैं। पहले क्या बात की, डिविडेंड कांस्टेंट है, बाद में बात की हमारा अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट है। अब क्या बात करें, मेरा डिविडेंड और मेरा अर्निंग दोनों ही ग्रो कर रहे हैं,
तब कौन सा मॉडल आएगा? तो तब मेरा मॉडल आएगा ग्रोथ अप्रोच, मतलब कि गॉर्डन्स मॉडल। देन उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद बात कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट अ फ्यूचर डिविडेंड और ईपीएस देन रियलाइज अप्रोच। हम फ्यूचर का कोई भी डिविडेंड फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ईपीएस अर्निंग हम उसका नहीं बता पा रहे कि फ्यूचर में हम कितना अर्न करेंगे या कितना डिविडेंड हम दे पाएंगे। तब यूज होता है रियलाइज रियल अप्रोच मेथड। ऑल द अबो मेथड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहाँ हर जगह हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एज अ बैलेंसिंग फिगर गिनते हैं। व्हेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक्सपेक्टेशन ऑफ अ इन्वेस्टर इज डिपेंड ऑन अ रिस्क, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशन एंड वाइस वर्सा, देन कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल शुड बी यूज्ड विच इज बेस्ड ऑन रिस्क। ओके, ऊपर के जितने भी मॉडल है ना, उसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, जबकि यहाँ पे हमने कभी भी रिस्क की बात की नहीं है। बट एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? एक इन्वेस्टर को चाहिए, अगर मैं हाई रिस्क लेता हूं तो मुझे हाई प्रॉफिट मिलेगा, देन देयर एक्सपेक्टेशन इज आल्सो हाई। तो उसके लिए इन्होंने बताया हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये जो मॉडल है ये रिस्क को भी कंसिडर करता है। तो जैसे ही ये सबसे लास्ट वाला रहेगा मॉडल तब हम समझेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड कौन कौन से मेथड है? डिविडेंड, अर्निंग, ग्रोथ, रियलाइज रियल कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको CAPM भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच मेथड की। डिविडेंड प्राइस अप्रोच मेथड। तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या बोलता है? तो पहले ही हमने बोल दिया कि जो हमारा डिविडेंड है ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देयर इज आल्सो नोन एज अ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ओके, इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी बोला जाता है। द मॉडल मेक्स एन अजम्पशन दैट डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। जो हमारा डिविडेंड हम पे करेंगे ना हर शेयर होल्डर को, उसका जो भी पेमेंट हम करेंगे वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका पहला अजम्पशन क्या है? इसका अजम्पशन है कि डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एनी अदर, हम अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढना है। अब पहली बात याद रखना, यहाँ पे रिडीमेबल इनरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इक्विटी कभी भी रिडीम या इनरिडीम नहीं होती है, वो जब तक कंपनी रहेगी तब तक इक्विटी जिंदा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिडीमेबल और इनरिडीमेबल का पोर्शन की बात ही नहीं हो सकती है। अब मैं बात करता हूं कि मुझे अगर एक इक्विटी की कॉस्ट ढूंढनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मैंने डिविडेंड पे किया वो मैं उठाऊंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू जो भी मैंने डिविडेंड पे किया डिवाइड बाय जो डिविडेंड मैंने पे किया है उसको लाने का खर्चा कितना हुआ, मतलब कि शेयर का प्राइस क्या, उसको मैं पी डिनोट करूंगा, P0 × 100। डन। ऐसे ही ढूंढते हैं ना, इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट का अमाउंट इंटू 100। यहाँ पे भी डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड का लाने डिविडेंड पे करने के लिए जो अमाउंट है हमारे पास इंटू 100। डन। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, जहां पे हमारा के है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डन। देन डी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिविडेंड ऑल्सो रिटर्न एज ए D1 एंड P0 इज अ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। ओके, और ये मार्केट प्राइस कैसा होगा? एक्स डिविडेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं के, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो तो अपने को पता ही है। तो डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, P0 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। डन। कोई यहाँ पे इन लोगों ने सम नहीं दिया है। ओके, ग्रोथ का ही डायरेक्ट इन लोगों ने बताया है, ग्रोथ मॉडल से पहले किसी का भी सम नहीं इन लोगों ने लिया है। कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं क्या हो सकता है। आपको सम में क्या बोला जाएगा कि एक कंपनी है जिसका डिविडेंड वो हर साल 5 रुपए देती है। ठीक है, क्या बोला? जो हमारा डिविडेंड है वो कंपनी पे डिविडेंड 5 रुपीज एवरी ईयर एंड कंपनीज
करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितनी, हम मान लेते हैं 90 रुपए है, या फिर कोई एक आध अच्छा एग्जांपल लेना है तो एक आध अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि राइट नाउ सबसे लास्ट में है ना डिविडेंड है ना, मेरे पास ओएनजीसी का डिविडेंड आया है। ठीक है, ओएनजीसी का जो डिविडेंड आया था ना मुझे, वो था पर शेयर 6 रुपीज। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक ये कर लेते हैं इसको। वी हैव अजम्पशन कि ओएनजीसी हर साल एवरी ईयर डिविडेंड देती है, वो देती है ₹6। डन। एंड उसका आज का क्लोजिंग प्राइस है, एंड ओएनजीसी प्राइस, ओएनजीसी मार्केट प्राइस 243 रुपीज। ओके, आज का क्लोजिंग भाव है ओएनजीसी का 243 रुपीज है। अब किसी को जानना है कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, 6 रुपए का डिविडेंड है, 243 रुपीज के 243 रुपीज लूंगा तो मुझे हर साल 6 रुपए का डिविडेंड मिलेगा इंटू 100। तो ये आपका हुआ 2.4%। कि मुझे कितना रिटर्न पूरे एक साल के अंदर मिलता है, मुझे एक साल के अंदर 2.4% इंटरेस्ट मिलता है। और डिटेल में जाए ना तो पूरे साल में तो बहुत सारा इन लोगों ने दिया है, 5 रुपए 7 रुपए, मतलब कि अराउंड अराउंड 10 रुपए के आसपास का पूरा डिविडेंड दिया है। अगर मैं इसको 10 रुपए भी ले लूं, अराउंड अराउंड 10 रुपए के आसपास का 10 डिवाइड बाई 243 इंटू 100। ओके, तो ये आपका डिविडेंड हो जाएगा 4.11 रुपीज। डन, 11%। तो ऐसे डिविडेंड का वैल्यू ढूंढा जाता है। जब ये कब ढूंढा जाएगा, जब हमारा डिविडेंड कांस्टेंट होगा तभी ये ढूंढा जाएगा, उसके अलावा ये नहीं ढूंढा जाएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज इसका नहीं, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम आएगा। प्रैक्टिकल यूज है ना, इसके बाद का भी एक मॉडल हम खत्म कर देंगे, उसके बाद जो हमारा गॉर्डन्स मॉडल है ना, उसका प्रैक्टिकल यूज सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, और वही प्रैक्टिकल लगता है। अब अर्निंग में क्या बोला, उन लोगों ने क्या बोला, भाई भाई डिविडेंड तो बहुत बड़ी बात है, डिविडेंड तो हम जितना पे कर रहे हैं वो है, बट उन्होंने बोला अब बात करते अर्निंग की। अर्निंग में भी हमारा जो अजम्पशन है ना, वो पूरा का पूरा सेम ही है, वो सेम ही है हमारा। बस ये डी की जगह है ना, इन लोगों ने क्या बोला, भाई ई कर डाल, जो भी हमारा अर्निंग हो रहा है उसके हिसाब से भाई इक्विटी शेयर होल्डर को अपना गिनना चाहिए। उसका पैसा भले ही उसको नहीं मिल रहा है, डिविडेंड में उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, बट जब अर्निंग पर शेयर निकालते हैं ना, तो उसमें उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। उसका क्या होता है, उसके केस में, अर्निंग के केस में कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है और कुछ पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाता है। तो कुछ लोगों ने क्या बोला, यार भाई डिविडेंड पे गिनना गलत बात है, हमें ऑलवेज गिनना चाहिए अर्निंग पर शेयर पे, वो एक ज्यादा अच्छा बेटर व्यू है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। The advocates of the approach correlated the earning of the company with the market price of its share. Accordingly, the cost of equity share capital would be based upon the expected rate of earning of the company. क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो कोस्ट हमारा आना चाहिए वो अर्निंग के बेस पे आना चाहिए। द आर्ग्यूमेंट इज दैट ईच इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट फ्रॉम द कंपनी इन वुज शेयर हिज इन्वेस्टेड। क्या बोल रहे हैं कि एक एक्सपेक्टेशन रखता है इन्वेस्टर, अर्निंग इतनी अर्निंग होनी चाहिए, भले ही कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करे कि या ना करे अमंग द इन्वेस्टर्स। Thus, if an investor expects that the company in which he is going to subscribe for a share should have at least 20% rate of earning, the cost of equity share capital can be constructed on the basis of, suppose the company is expected earn 30% to the investor will be prepared to pay rupees 150 for each share of rupees 100। ठीक है, क्या बोला है, एक कंपनी है उसका अर्न करती है 30%, the investor will prepare to pay rupees 150
क्या बोल रहा है कि ये 150 कैसे आया वो मैं बताता हूँ। 30% कंपनी कमा रही है, 20% इसका एक्सपेक्टेशन है, इंटू 100 में करूंगा तो मुझको 150 मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर को रेडी लेना चाहिए 150 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। लेम है पूरा का पूरा, कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ इस चीज को, ये 10 से लेके यहां तक ही भूल ही जाओ, लेम चीज है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर ली हमने, ई डिवाइड बाई पी है, करंट अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर है। द अप्रोच अज्यूम दैट द अर्निंग पर शेयर विल रिमेन अ कांस्टेंट फॉरएवर। The earning price approach is similar to the dividend price approach, only it seeks nullify the effect of change the dividend policy। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी की जो इफेक्ट आती है डिविडेंड की वजह से वो नलीफाई कर डालती है, और कुछ है नहीं। सम नहीं देखना है यार, सम हम इसका देखेंगे, इसका यहाँ पे मस्त इलस्ट्रेशन भी हमें दिया है। ठीक है, ग्रोथ अप्रोच मॉडल, ग्रोथ अप्रोच मॉडल, या तो फिर बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते गॉर्डन्स, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल ही है ना, गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आपको दिया होगा। इसका असम्पशन क्या है? इसका असम्पशन नहीं, ये रियलिटी बेस है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमारा जो डिविडेंड है और हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कैजुअली हर साल बढ़ेगा। आप देख ही सकते हो, जितने भी लिस्टेड कंपनी है मार्केट के अंदर, उसका भाव हर रोज ऊपर या नीचे होता रहता है। ठीक है, एज पर द अप्रोच द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रिमेन कांस्टेंट, वेयर अर्निंग डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर प्राइस विल ऑल ग्रो द सेम रेट। ठीक है, ये सब हमारा सेम रेट पे ग्रो करता है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी मे बी कंप्यूट एज फॉलोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। ठीक है, क्या किया, फॉर्मूला हमने डिविडेंड ग्रोथ का, उस बंदे ने डिविडेंड ग्रोथ का फॉर्मूला उठाया, डी की जगह D1 लिख दिया, P0 D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जो भी ग्रोथ होगा वो ग्रोथ लिख दिया। ठीक है, एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। D1 क्या है? तो D1 जो है वो है हमारा D0 प्लस, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। मतलब कि गॉर्डन का मॉडल क्या कहता है, D0 मतलब जो हमने डिविडेंड पे कर दिया, जबकि डिविडेंड D1 का मीनिंग होता है नेक्स्ट ईयर हम कितना पेमेंट करने वाले हैं। तो जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो ये D1 है ना, ये क्या बताता है, हमारा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना होगा, या फिर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड शो करता है। अगर सम के अंदर ऐसा लिखा है ना एक्सपेक्टेड डिविडेंड, उसका मतलब D1 है। ठीक है, P0, P0 माने, हम मानेंगे इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट और करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने अपने नए शेयर इश्यू किए तो उसके लिए P0 क्या होगा, 100 रुपए का शेयर था, ईच शेयर 100 रुपए का था, 5 रुपए का मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, तो मेरे हाथ में क्या आएगा, मेरे हाथ में आएगा नेट प्रोसीड, और नेट प्रोसीड को हम यहाँ क्या बोलते हैं, P0, तो P0 इज इक्वल टू 95 रुपीज। अगर ओल्ड कंपनी है तो ओल्ड कंपनी में तो फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई झमेला आएगा नहीं, ओल्ड कंपनी तो क्या बोलेगी भाई 95 रुपीज का मेरा ये शेयर है भाई, क्योंकि वहां पे हमें मार्केट वैल्यू दे दी होगी। ठीक है, डन, ये हो गया, ये हो गया। जी इज इक्वल टू कांस्टेंट ग्रोथ। अब कांस्टेंट ग्रोथ का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ का मीनिंग होता है इस साल 5% से हमारा अर्निंग, हमारा डिविडेंड और हमारा मार्केट प्राइस शेयर 5% से अप हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी 5% से अप होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 5% से अप होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 5% से अप होगा। मतलब कि हम यहाँ कांस्टेंट क्या मान रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था, मैंने बताया नहीं, ये वाला पार्ट है, वेर अर्निंग,
रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि हर साल से मेरी कंपनी 5% ग्रो कर रही, बट इससे क्या होगा, मेरा अर्निंग, मेरा डिविडेंड और मेरा इक्विटी शेयर प्राइस ग्रो होगा एट द सेम रेट, उसी सेम रेट से मेरा हर साल से 5.5% से ग्रो होता रहेगा। ठीक है, मैंने ये न्यू शेयर का कॉन्सेप्ट वहीं पे हमने कर दिया है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं एक सम देख लेते हैं, इसके सम सबसे ज्यादा आने की चांसेस है। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज पर शेयर। पेड का मीनिंग क्या है, ये जो है ना डिविडेंड हमने पास्ट में पे किया है, तो ये हमारा होगा D0। पेड शब्द का मतलब होता है पास्ट में पेमेंट किया है या एक पहले पेमेंट कर चुकी है, अभी पेमेंट नहीं किया है। मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड आएगा तो D1 आएगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है, पेड। सेंटेंस को समझो, पेड का मतलब होता है ये डिविडेंड हम पे कर चुके हैं। अब पे कर चुके हैं मतलब कि पास्ट डिविडेंड है, पास्ट डिविडेंड को हम क्या डिनोट करते हैं, D0 ऑफ रुपीज 1 पर शेयर। D0 हमारा 1 रुपए पर शेयर था, फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, कोई काम का नहीं हमारे, लास्ट ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। हमारा क्या मानना है, ये हमारा ग्रो होगा 10 ईयर पूरे साल में। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस शेयर इज रुपीज 55। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मेरा फॉर्मूला बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। ठीक है, अब मेरे पास D1 है, मेरे पास D1 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे D1 ढूंढना पड़ेगा। तो D1 इज इक्वल टू 1 प्लस D1 इज इक्वल टू D0 ब्रैकेट में 1 प्लस G। D0 मेरा कितना है, मेरा D0 है 1 रुपया। 1 प्लस G मेरा कितना है, मेरा ग्रो हो रहा है 10% से 0.10। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1.01 इंटू 1.1 हमारा D1 हो जाएगा। ठीक है, मुझे मेरा P0 मिल गया, मेरा P0 माने मेरा मार्केट प्राइस, मेरा मार्केट प्राइस है 55 रुपीज। डन, मैं लिख दूंगा 1.1 डिवाइड बाई 55। और ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है ना इंडिकेट करता है कि मेरा D1 भी इंक्रीज होगा और मेरा P0 भी इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा, वो होगा 0.1% से। तो 1.1 डिवाइड बाई 55 प्लस 0.1 इंटू 100 लास्ट में आपको कर देने का, तो आपको मिलेगा 12%। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा मैच हो गया, मतलब कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 12% है। ठीक है, तो अभी हम बहुत सम करेंगे, उसमें हम इन डिटेल में समझेंगे। अब ये जो जी है, जो जी वाला ये पोर्शन है ग्रोथ, ये ग्रोथ हम ढूंढेंगे कैसे, तो ग्रोथ ढूंढने के लिए है ना, इन्होंने दो मेथड हमें दिए। एक तो एक हमें दिया है एवरेज मेथड, और दूसरा मेथड हमें क्या दिया है, गॉर्डन्स ने ही हमें एक मेथड बता दिया कि भाई इस मेथड से तुम अपना ये ढूंढ लेना। तो ठीक है, एक एक करके दोनों मेथड की हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 3.1 एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या बोलता है, एवरेज मेथड बोलता है भाई हम एवरेज ले लेते हैं, मतलब कि सम के अंदर ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक का आपको दे दिया होगा डिविडेंड का प्राइस। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे दिया होगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, 5 अपने 5 साल का लेते कि 5 साल का आपको डिविडेंड का ग्रोथ दे दिया होगा। पहले साल है ना आपका डिविडेंड आपने पे किया होगा 10 रुपए, सेकेंड ईयर आपने है ना डिविडेंड पे किया होगा 11 रुपए का, उसके थर्ड ईयर आपने डिविडेंड पे किया होगा 12.1 का, उसके 4 ईयर आपने डिविडेंड पे किया होगा 13.31 का, और उसके बाद आपने पे किया होगा 14.641 का डिविडेंड, आपने इतना पेमेंट किया होगा। डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आपको सम में कि आपका जो है ना ग्रोथ हो रहा है। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ ग्रोथ कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा। आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, 10 से 11 गया 10% बढ़ा, 11 से 12.1 तो ये 10% बढ़ा। बट अगर उन्होंने 5 दे दिया या 7 रुपए दे दिया तो क्या आप फाइंड आउट कर पाओगे, 99% कोई फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। एक तुक्का मार के है ना सब फाइंड कर लेंगे। तो इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में हम ढाल के बताएंगे कि ये कैसे हमें सॉल्व करना है।
ओके, तो हमने 6 साल का डिविडेंड पीरियड ले लिया है। अब क्या करते हैं, अब हमें है ना ग्रोथ तो नहीं ढूंढ सकते, बट हमें एक चीज पता है कि मुझे अगर D1 ढूंढना है तो मेरे पास फॉर्मूला है D1 इज इक्वल टू D0 ब्रैकेट में 1 + G की n का, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और प्रिसाइज करते, D1 डिवाइड बाई D0 इज इक्वल टू 1 + G एन घात। अब मुझे ये एन घात रिमूव करनी है, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर स्क्वायर एन स्क्वायर है, उसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मैं एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई रूट कर दूंगा, रूट एन स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइड बाई D0 इज इक्वल टू 1 + G एन एन। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, 1 + G इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई D0 अंडर रूट एन, ठीक है। अब z इज इक्वल टू एन अंडर रूट D1 डिवाइड बाई D0 -1, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये पूरा ग्रोथ का फॉर्मूला बनता है। हमने है ना यहाँ पे ये जो फॉर्मूला सीखा था, D0 1 + G था ना, यहाँ पे n मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर मल्टीपल ग्रोथ है, मुझे बोल दे 5 साल का ग्रोथ करना है, तो मैं यहाँ पे है ना 5 लिख के 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है। बट वो आपको कभी भी नहीं आएगा सब में, बस सिर्फ यहाँ एक रेफरेंस के लिए ये n है। डन। ये n क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 साल थे, ठीक है। अब c इज इक्वल टू n कितने, n मतलब साल, तो यहाँ पे टोटल आपको साल दिख रहे होंगे 6, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल ईयर 6 दिख रहे होंगे, बट कभी भी 6 साल नहीं लेने के, एक कम मतलब कि 5 साल लेने के। c इज इक्वल टू 5 अंडर रूट D1, D1 है हमारा 16.1051, 16.1051 डिवाइड बाई D0 था हमारा 10, ये डिवाइड बाई ये, मतलब कि बीच का हमारा ऑटोमेटिक सब कवर हो जाएगा, -1। डन। तो अब g इज इक्वल टू, अब मुझे इसको डिकोड करना है, ये वाला पोर्शन मेरे को डिकोड करना है। तो मैं कैसे डिकोड कर पाऊंगा, यहां तक तो चलो मैं डिकोड कर लूंगा, 1.61051 -1। इसके आगे मुझे डिकोड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे अगर 4 होता ना तो मैं कर लेता कि 2 बार रूट दबा देता तो मेरे को मिल जाता, बट अब यहाँ इसको डिकोड करना मुश्किल है। तो है ना एक फॉर्मूला है, ये याद करने वाली चीज है, रिमेंबर। रिमेंबर, तो क्या रिमेंबर करना है, जब भी ऐसा कोई रूट आ जाए, जैसे कि 5 रूट है, 5 रूट का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां ले जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है, आईसीआई में। तो हम क्या करेंगे, ये वाले स्टेप हमें रिमेंबर करने होंगे रूट 5 को निकालने के लिए। सबसे पहले 1, जो हमारा अमाउंट है 1.6105, वो हम कैलकुलेटर पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 12 टाइम्स रूट का बटन दबाएंगे। 12 टाइम्स रूट का बटन दबाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से हम -1 निकाल देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड बाय n, हम करेंगे सब्सट्रैक्ट -1, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड बाय n, n म्हणजे ये वाला पोर्शन। डन। डिवाइड बाय करेंगे n, उसके बाद क्या करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट किया था पहले -1, उसको फिर से ऐड बैक कर देंगे, ऐड मतलब कि +1 कर देंगे। देन जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे, उसको इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। डन। तो आप ऐसा करोगे ना, तो आपको यहाँ पे है ना ग्रोथ इज इक्वल टू, मैंने पहले ही गिन लिया है, आंसर हमारा आएगा, क्या करना है, 1.6105 अंडर रूट आपको 12 टाइम्स दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, ओके। डिवाइड बाय n करना है, तो -1 के बाद इज इक्वल टू नहीं दबाना है, हमें बटन दबाना है डिवाइड का। डिवाइड करने के बाद जो भी आया वैल्यू उसको हम डिवाइड करेंगे n म्हणजे हमारे यहाँ पे 5 है, डिवाइड बाय 5 प्लस, डिवाइड बाय 5, 5 पे क्लिक करने के बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे हम 1, बाद में हम करेंगे क्लिक मल्टीप्लाई,
इज इक्वल टू 12 टाइम्स 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 12 पे 1.110 माइनस 1, तो आपका जी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.10 और ग्रोथ इज इक्वल टू 10%। तो ऐसे आपका है ना, ऐसे ग्रोथ निकलेगा। इस चीज को कभी भी मत भूलना। मैं है ना इसको करता हूं अलग कलर में, अपने इसको लिख देते हैं। स्टाइल, स्टाइल अपने ले लेते येलो, ब्लैक तो पता नहीं चलेगा, ग्रीन, ठीक है ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर ले लेते। तो ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं होगा। तो डन, ऐसे हम ग्रोथ ढूंढेंगे। तो ग्रोथ का हमें फॉर्मूला क्या मिला? ग्रोथ का तो हमने पहले फॉर्मूला ढूंढ दिया, ये रहा। डन, और ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया है। डन, तो ये काम भी खत्म हो गया। यहाँ पे जो स्टेप दिए हैं, स्टेप बहुत ही बकवास है, मतलब कि आप है ना नहीं कर पाओगे। क्या बोला है? डिवाइड करो D0 को बाय DN से, फाइंड आउट द रिजल्ट, देन रेफर द FIF टेबल। अब फ्यूचर वैल्यू का टेबल आपको कभी भी वहां पे नहीं देंगे वो लोग, ठीक है? या तो क्या करेंगे ये लोग है ना नीचे एक फ्यूचर वैल्यू IF बना देंगे टोटल का, बाद में लिख देंगे 10%, 10%, और हमारा यहाँ आंसर क्या आ रहा था? 1.6105। तो यहाँ पे वो लिख देंगे 1.1065, ठीक है? अब आप वो सब फाइंड करो, उससे अच्छा ये जो मैंने मेथड सिखाया है वो सबसे इजी रहेगा। कुछ चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक 2 मिनट भी नहीं, एक हार्डली 1 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब गॉर्डन भाई ने क्या बोला? अनलाइक द एवरेज मेथड, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल अटेम्प्ट टू डिराइव अ फ्यूचर ग्रोथ रेट as per this model. Increase in the level of investment will rise to a increase in the future dividend. This model takes a earning retention rate B and rate of return investment R into account to estimate a future growth. मतलब कि ये क्या बोल रहा है? हमने हमारी जो अर्निंग की होगी उसका कुछ पार्ट रिटेन कर लिया होगा, तो ये लेता है अर्निंग रिटेंशन रेट और रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए यहाँ पे है ना इन लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। हम जब सम करेंगे ना तो सम के अंदर इसका फॉर्मूला आता है, तो तब तक आपको इसको रुकना पड़ेगा, ग्रोथ फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को भी अभी डायरेक्ट है ना याद नहीं है कि कैसे ये है। या तो फिर मुझे है ना ये बुक में से ढूंढ के है ना वो उतना पोर्शन आपको करवाना पड़ेगा। अगर हो सके तो इसको अभी याद कर लो। बी इज इक्वल टू, जब भी ये पोर्शन आएगा ना तब मैं आपको समझा दूंगा। अर्निंग, अर्निंग भी नहीं, हमने है ना इसको डायरेक्ट बोलते हैं रिटेंशन रेशियो या रिटेंशन रेट, एंड आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। डन, इसको मैं अभी बोलूंगा याद कर लो, या तो फिर मैं है ना 1 मिनट लेके है ना ढूंढ ही देता हूँ ऐसा सम के अंदर कहीं पे लिखा हो तो ढूंढ लिया इक्वेशन। आपके सम में कैसे दिया होगा? आपके सम में बोला होगा कि जो रिटेंशन रेशियो है, डिविडेंड हम रिटेन करते हैं, डिविडेंड रिटेंशन रेशियो, डिविडेंड रिटेंशन रेशियो is 60% and the dividend manage efficiently and of its earning in projects that provide रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है वो बनता है 10%। तो फाइंड करो हमारा ग्रोथ रेट। सीधा सीधा वो आपको दे देगा कि हमारा डिविडेंड रिटेंशन रेशियो है 16% और कंपनी का आरओआई मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 10%। तो बी इज इक्वल टू 60% आपका होगा, ये आर इज इक्वल टू होगा आपका 10%। जो डिविडेंड रिटेंशन रेशियो इसको बी बोला जाएगा, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको आर बोला जाएगा। जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, 60% इंटू 10%, तो ये आपका हो जाएगा 6%। डन, इस हिसाब से ये आपका आएगा।
इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैंने दोनों बुक भी देख लिया, ये वाला इसमें कहीं पे भी मेरे को है ना रेफरेंस नहीं मिला। ICAI डन। चलो ये वाला भी पोर्शन हमारा हो गया है। ग्रोथ अप्रोच का पूरा हमारा पार्टी खत्म हो चुका है। डन। अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, अब आएगा रियलाइज यील्ड अप्रोच। ठीक है, ये सेम अप्रोच है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वही सेम अप्रोच है और कुछ नहीं है इसमें नया। एंड लास्ट में हमारा CAPM वाला मॉडल। ओके, इसमें ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, अब ने लिखते हैं। अब हमारा यहाँ पे है ना फोर्थ टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ टाइप है रियलाइज्ड अप्रोच मेथड। ठीक है, तीन टाइप हमने अभी तक में खत्म कर दिया। पहला था डिविडेंड, जिसमें कांस्टेंट डिविडेंड रहेगा। बाद में था अर्निंग, जिसमें कांस्टेंट अर्निंग रहेगा। उसके बाद थर्ड था हमारा गोल्डन मॉडल, उसके अंदर हमने एक गॉर्डन्स मॉडल का हमने फॉर्मूला देखा। उसके अलावा हमने वहां पे सीखा कि ग्रोथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये अभी हमारा चौथा मेथड है, वो है रियलाइज यील्ड अप्रोच मेथड। इसके अंदर ये दो छोटे मोटे से सम है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस से रिलेटेड आएगा ना, तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 10 या 11 इन दोनों का अमाउंट चेंज करके आपको दे दिया जाएगा। ये 2 मार्क्स MCQ में भी पूछ सकते हैं, यहाँ से है ना ये 4 या 5 निकाल के 1 2 3 का आपको डायरेक्ट पूछ के 2 मार्क्स के लिए MCQ भी आपको जियोमेट्रिक मीन का पूछ सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला एक ही है, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, Mr. Mehta had a purchase or sale of a Alpha Limited of rupees 1000. He received dividend for the period of a 5 years at the rate of 10%. 10% के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता था 1000 पर 5 साल तक, मतलब कि 500 रुपए डिविडेंड इन टोटल में मिला होगा। At the end of 5th year, he sold a sale Alpha Limited for 1128. अल्फा लिमिटेड के उसने 1128 रुपए में वो शेयर सेल कर दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज यील्ड अप्रोच। अब देखते हैं रियलाइज यील्ड अप्रोच से हम कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 ईयर कितना डिविडेंड मिला है, 100 रुपए। और एट द एंड में ये सेल कितने में कर रहा हूँ, 1128 रुपए में। तो एट द एंड में कर रहा हूँ ये 1128 रुपए में सेल, ठीक है। अब सम के अलावा इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर कैसे ढूंढा है। 1128 पे सेल किया, परचेज किया था 1000 रुपए में। मतलब कि इन लोगों ने क्या किया, 1128 में सेल किया था, ये सेल प्राइस है, और परचेज प्राइस हमारा है 1000 रुपए। कितना रुपया इसका बढ़ गया, तो ये हमारा बढ़ा 128 रुपए से। डन। अब इन लोगों ने क्या किया, 128 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका आ जाएगा 12.8%। तो इन लोगों ने क्या बोला भाई, डिस्काउंटिंग फैक्टर हम मान लेते हैं 12% है हमारा, और उससे इन्होंने पूरा सम गिन लिया, ठीक है। तो ये डिविडेंड वाला पूरा पोर्शन हमें पता है कैसे आया, 1 से 5 साल तक 100 रुपए का डिविडेंड। डिस्काउंट फैक्टर कैसे आया वो पता चल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का निकलेगा 1 डिवाइड बाई 1.12, सेकेंड ईयर का निकलेगा 1 डिवाइड बाई 1.12 नो स्क्वायर। तो ये ऐसे हो जाएगा, कैलकुलेटर 1 डिवाइड बाय 1.12, तो फर्स्ट ईयर का हमारा आएगा 0.893। 0.893। अब क्या करना है, अब कैलकुलेटर के ऊपर आपको इज इक्वल टू एक और बार दबाना है, तो 797 एंड 712, 797 712। उसके बाद हम लिखते हैं 636 एंड 567, 636 567। और ये भी 5 साल, ये छठे साल के लिए मतलब दबा दें, पांचवा साल ये, तो यहाँ पे भी 567। इसको और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। टोटल वैल्यू मिला 1076 रुपए। मैंने सेल किया 1128 रुपए में, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ। नीचे पढ़ लेते क्या लिखा है, वी फाइंड दैट द परचेज प्राइस ऑफ अल्फा लिमिटेड शेयर वाज 1000 एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पास्ट 5 years ऑफ अ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल प्राइस एट डिस्काउंटेड रेट 12% इज 1000.07। Therefore, the realized rate of return may be taken as a 12%. The 12% is the cost of equity. ये हमारी cost of equity है,
डन। एक तो ये तरीका हो गया कैसे इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढा। दूसरा तरीका हम बताते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग अ रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर दे दिया और प्राइस पर शेयर एट बिगनिंग दे दिए। मतलब मतलब डिविडेंड पर शेयर दे दिया और प्राइस पर शेयर एट बिगनिंग दे दिए। मतलब ये हमारा P0 है, ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, ये हमारा P3 है और ये हमारा P4 है। डन। और डिविडेंड पर शेयर लिखा है, इसका मतलब क्या है उसको हम क्लेरिफाई करते हैं। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है ये हमारा D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D4 है और ये हमारा 1.15 D5 है। अब आपको क्या बोला जाएगा, जियोमेट्रिक मीन से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको ढूंढना है। तो अब जियोमेट्रिक मीन से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे ढूंढेंगे, तो इसका सीधा सीधा इन लोगों ने फॉर्मूला हमें दे दिया। तो मैं यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ऊपर वाला जो था ना एक एग्जांपल था बट वो एक जनरल एग्जांपल था, वो आ सकता है। जियोमेट्रिक मीन, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जियोमेट्रिक मीन ढूंढने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन है। तो क्या है वो नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एन अंडर रूट ब्रैकेट में 1+y1 मल्टीप्लाई बाय 1+y2 मल्टीप्लाई बाय 1+y3 ते डॉट 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 1+yn डन -1। ठीक है, अब मुझे 1+y1 कैसे मिलेगा, तो इन लोगों ने बोला भाई 1+y1 तुम्हें चाहिए, तो आप कर दो 1+y1 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाई P0। ठीक है, तो 1+y1 ढूंढने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने बोला था जियोमेट्रिक मीन से ढूंढने का, और जियोमेट्रिक मीन से ना भी बोला हो ना, यहाँ पे बोला है रियलाइज यील्ड अप्रोच हमें यहाँ पे यूज करना है, और ऐसे दिया हो तो समझ लेगा जियोमेट्रिक मीन ही हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें 1+y1 की जगह हमें लेना है D1 प्लस P1 डिवाइड बाई P0। तो D1 प्लस P1 डिवाइड बाई P0, तो मुझे 1+y1 मिल जाएगा। तो देख लो 1+9.75 डिवाइड बाई 9 1.19। वैसे ही हमें 1+y2 ढूंढना है, तो क्या करेंगे D2 प्लस P2 डिवाइड बाई P1, बाद में हम करेंगे D3 P3 डिवाइड बाई P2 D4 P4 डिवाइड बाई P3। तो हमें 4 साल का यील्ड मिल जाएगा। 5वें साल का ढूंढने के लिए हमारे पास P5 नहीं है। जियोमेट्रिक मीन के इस फॉर्मूला में हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1+y1 1+1 1 -1। ठीक है, इसका टोटल लिख दिया, उसको 2 टाइम्स हमने अंडर रूट दबा दिया, -1 कर दिया, तो 50% आ गया। ठीक है, एक आध बार आप खुद करोगे ना मल्टीप्लीकेशन, आपका हो जाएगा। अब पांचवा हमारा है CAPM मॉडल, जिसका पूरा नाम क्या था, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। ठीक है, इन लोगों ने भी एक है ना सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया, कैसे आया क्यों आया अभी उसके पीछे हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूला है, और एक ऐसा एक और फॉर्मूला हमारा डिविडेंड डिसीजन में आएगा कि उन लोगों ने क्यों कुछ फॉर्मूले बनाए ना, वो नहीं पता चलता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट राइट नाउ नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा माइनस रिस्क मार्केट माइनस रिस्क फैक्टर। डन, इतना है फॉर्मूला है। एक छोटू सा मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, जब CAPM मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ ना, तब उन लोगों ने बोला हमें कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी रखना चाहिए, मतलब कि हमें डिविडेंड का पेमेंट कितना करना चाहिए, इक्विटी को हमें कितना पेमेंट करना चाहिए, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो आप या मैं, कोई भी बंदा है, इस फॉर्मूले को अभी भूल जाओ आप। इस फॉर्मूले को राइट नाउ आप भूल जाओ। मैं या आप है, हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि अगर ये स्टॉक मार्केट का पैसा
अगर मैंने स्टॉक मार्केट में ना लगाया होता और कोई एफडी में लगा दिया होता, तो क्या वो एफडी से मैं कितना इंटरेस्ट कमा पाता? तो मैं उस एफडी से 8% इंटरेस्ट कमा पाता। ये 8% इंटरेस्ट क्या है? ये 8% ही इंटरेस्ट मेरा रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब कि एफडी इज अ रिस्क फ्री रिटर्न होता है। डन। तो मुझे, मैं कोई भी स्टॉक में अगर लगाऊं, तो मैं, मेरे को एक रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, मतलब कि 8%। ओके। प्लस, उन्होंने बोला प्लस बंदा मार्केट जितना रिस्क एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब एक मार्केट का रिस्क कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो पहली बात तो मैंने पहले मांगा क्या? रिस्क फ्री रिटर्न। बाद में मैंने बोला यार मार्केट में ऑन एन एवरेज 15% तो मिल रहा है, तो यार भाई तू मेरे को 50% तो दिलवा ही। करेंगे ना यार? अगर मार्केट अगर 20% पे बूम कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? 60 to 70% मेरा रिटर्न निकलना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि रिस्क फ्री रिटर्न तो मुझे मिलना ही चाहिए, साथ में मुझे रिस्क जो मार्केट का रिटर्न है, मार्केट में अगर 20% मेरा रिटर्न चल रहा है, आरएम, मार्केट रिस्क, अगर मैं मार्केट में पैसा लगाता हूं तो मैं 50% कमा पाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मार्केट रिस्क में से तू पहले जितना तेरे को रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए था उतना तू माइनस कर दे, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है? एडिशनली मुझे इतना रिटर्न कमाना है। मेरा टोटल रिटर्न कमाने का मकसद कितना था? मेरा मकसद था 50% कमाना। ठीक है, मकसद मत भूलना। 15% कमाना मेरा टोटल रिटर्न का मकसद था। उसमें से 8% तो भाई मेरे को कैसे भी करके चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये एफडी में रखता तो भी मेरे को मिलता। उसके अलावा मुझे कितना चाहिए? तो 50% मार्केट का रिस्क चल रहा है, -8%, मतलब ये कितना हुआ? 15 -8, तो ये हमारा हो गया 7% रिटर्न मुझे और चाहिए। ठीक है। इन्होंने बोला भाई ये तो ठीक है, बट एक मार्केट का ट्रेंड होता है, तो इन लोगों ने मार्केट को, ट्रेंड को है ना, बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि जो भी मुझे रिटर्न कमाना है ना, उसको मैंने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक एडिशनल रिटर्न निकल के आता है। अब ये बीटा तो आप ही जानो। ऐसे हमारा पूरा का पूरा ये फॉर्मूला यहाँ पे बना है। इरेज टैप, इरेज टैप, टैप 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 टैप। डन। टैप वाला पोर्शन इरेज हो गया। यहाँ पे हाइलाइटर कर लेते हैं यहाँ से। डन। तो ये फॉर्मूला कैसे बना वो पता चल गया। ये फॉर्मूला ऐसे बना है कि रिस्क फ्री रिटर्न, भाई इतना तो मुझे कमाना ही है, बट ये मार्केट रिस्क में से मुझे जितना रिस्क फ्री रिटर्न है, मतलब कि जो एडिशनल 7% है भाई, वो भी तू मुझे कमा के दे एक बीटा के साथ। जो एक इंडस्ट्री के वाइज बीटा अलग अलग होता है, वो आपको सम के अंदर डायरेक्टली दे दिया जाएगा। ठीक है। हर एक चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। आरएफ क्या इंडिकेट करता है? आरएफ इंडिकेट करता है रिस्क फ्री रिटर्न। डन। आरएम क्या इंडिकेट करता है? आरएम इंडिकेट करता है रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन अ मार्केट पोर्टफोलियो, या ऑन अ मार्केट, मार्केट में कितना रिस्क चल रहा है उसके बारे में बताता है। आरएम माइनस आरएफ जब करते हैं, तो इसको बोला जाता है मार्केट रिस्क का प्रीमियम कितना है। और बीटा का मतलब होगा हमारा बीटा। ठीक है, बीटा आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज का यहाँ पे हमने मीनिंग लिख दिया है। डन। अब बात करते हैं फॉर सम की बात कर लेते हैं, तो ऐसे सम आपको दिया होगा। क्या बोला है? रिस्क फ्री रेट रिटर्न इक्वल टू 10%, मतलब ये हमारा आरएफ है। द फर्म बीटा 1.75, ये मेरा बीटा है। देन द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%, मार्केट पोर्टफोलियो बोला है तो ये आरएम है। पुट द फिगर गेट द आंसर। ठीक है। इसके अलावा क्या बोल सकता है? ये लाइन ना देखिए, ये लाइन ना देखिए, ये लाइन दे सकता है हमें कि हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम इज, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 5% है। तो डायरेक्ट उसने मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया, मतलब कि मुझे इसका आंसर दे दिया। क्या दे दिया मुझे? आर एम माइनस आर एफ। तो मुझे आर एफ, आर एम को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आर एम माइनस आर एफ दे दिया। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 80.70%। डन। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब
अब बात करेंगे हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। मैंने बात की थी कि ईपीएस के दो पहलू होते हैं। ईपीएस के दो बच्चे होते हैं। ईपीएस के दो बच्चे कौन कौन से होते हैं? एक तो कुछ पैसा चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसे रिटेन अर्निंग बोला जाता है यहाँ पे, एंड कुछ पैसा डिविडेंड में चला जाता है। तो डिविडेंड की 90% बातें हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे रिटेन अर्निंग की। रिटेन अर्निंग के अंदर अंदर टोटल टोटल 3 फॉर्मूलाज है शायद तक, जहां तक मुझे याद है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 3 फॉर्मूला दिए, ये नहीं, इसका हम एक ही फॉर्मूला करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोलता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग चाहिए तो मेरा डिविडेंड प्राइस मेथड से मैं डी डिवाइड बाई पी करूंगा ना, और मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, समझो एक चीज, जो मेरे पास रिटेंशन में पड़ा है ना, वो कहां पड़ा है? वो मेरा पड़ा है रिटेंशन में बैलेंस शीट के यहाँ पे। सबसे पहले मेरा आएगा कैपिटल, और कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे पड़ा है। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस पे मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये टोटल में पता कर सकता हूँ, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू नहीं पता कर सकता। कितना अर्न कर रहा हूं हर साल वो भी मैं नहीं पता कर सकता, मतलब कि कोई चीज नहीं पता कर सकता। तो जनरली क्या बोला जाता है पता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिडम्पशन, अरे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। मतलब कि जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूला लग रहे हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पे वही फॉर्मूला लगेंगे। देख लो आप, डिविडेंड प्राइस मॉडल के आर डी डिवाइड बाई पी, वहां पे भी हम डी डिवाइड बाई पी करते थे। अर्निंग प्राइस में ईपीएस डिवाइड बाई पी, वहां पे भी वही करते थे, ईपीएस डिवाइड बाई पी। ग्रोथ मॉडल में हम क्या करते थे? डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस ग्रोथ, वही फॉर्मूला है। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, जो हमारा रिटेन अर्निंग होता है ना, वही हमारा इक्विटी का जो कोस्टिंग आएगा वही होगा। नीचे के कुछ सम्स देख लेते हैं। ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ इतना जानना जरूरी है, जो रिटेन अर्निंग में पैसा पड़ा है, उसको अगर मैं रिटेन अर्निंग में मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, अगर मैं उस 1 करोड़ को अपने बिजनेस में लगाऊंगा, तो क्या मुझे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग में कितना फर्क है? सारे फॉर्मूला सेम है, बट जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, वो कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसको यूज करने के लिए मुझे किसी ब्रोकर को कुछ देना पड़ेगा, मुझे कोई इश्यू एक्सपेंस देना पड़ेगा। इश्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंस देना पड़ता है, तो मैं मुझे क्या कोई इश्यू एक्सपेंस देना पड़ेगा? नहीं, नको नेवर, कभी भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो रिटेन अर्निंग, मेरे पास पैसा पड़ा है, खुद का पैसा है, खुद का पैसा अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है। ये एक मेन फर्क है दोनों के बीच में, वो समझना जरूरी। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹10। ओके। कंपनी का जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर का, वो ₹10 है। वाइल करंट मार्केट प्राइस इज ₹200 पर प्राइस, तो ये हमारा हो जाएगा P0। डन। कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट and is planning to finance its partial by a new issue and partially by retain earning. You are required to calculate cost of equity share as well as cost of retain earning if issue price will be 190 per share and flotation cost will be ₹5 per share. Dividend at the end first year is expected to ₹10 and growth will be 5%। ग्रोथ दे दिया है मुझे, ग्रोथ रेट दिया है, मतलब कि यहाँ पे मेरा कौन सा गॉर्डन्स मॉडल लगेगा। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है? D1 डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। डिविडेंड जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है एक्सपेक्टेड टू बी ₹10, मतलब कि नेक्स्ट ईयर शायद हम ₹10 पे करेंगे। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है D1। तो D1 है मेरा ₹10। P0, ये जो हम नए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, वो कितने रुपए में कर रहे हैं? मैंने P0 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस और लिखा था, अगर न्यू इश्यू है ना, तो हम क्या करेंगे भाई? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मेरा इश्यू प्राइस है यहाँ पे ₹190, मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5, तो ये मेरा बन जाएगा 185, और ये यहाँ पे आ जाएगा 185 प्लस ग्रोथ तो हमारा चल ही रहा है। ग्रोथ हमारा कितने से चल रहा है? 5% से। तो 10 डिवाइड बाई 185 प्लस 0.05
तो ये हमारा हो जाएगा 0.10.41%। डन। ये समझा होगा, मैं मानता हूं। ठीक है, अब ये कौन से था, ये न्यू था, इसलिए यहां पे हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, नहीं तर 200 रुपया आता। अब जो रिटेन अर्निंग है उसकी बात करते हैं। रिटेन अर्निंग में भी फॉर्मूला तो हमारा सेम ही होगा, यहाँ के ई नहीं के आर हो जाएगा। अब के आर की बात करते हैं। डिविडेंड हम के आर से कितना देंगे नेक्स्ट ईयर, इसका यूज किया डिविडेंड का, अरे रिटेन अर्निंग का यूज करूंगा तो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड डिविडेंड मेरा कितना है, मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड कभी चेंज होगा नहीं, होगा 10 रुपए है, डिवाइड बाय ये जो रिटेन अर्निंग मेरे बुक्स में शो कर रहा है, मतलब कि वो जो पुराने शेयर होल्डर है उनका पैसा है, तो पुराने शेयर होल्डर का जो पैसा है उसका मार्केट में प्राइस क्या है, तो उसका मार्केट में प्राइस है 200 रुपए, तो डिवाइड बाय 200 प्लस 0.05 और ये आपका हो जाएगा 10%। डन। तो ये एक फ्लोटेशन कॉस्ट का और न्यू इक्विटी होगा, तो ये सीन आएगा। अगर डन, यहीं तक रखते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, सम आएंगे ना वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। ओके, एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। D0 P0 G कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। D0 दिया है तो मैं इसको D1 करना होगा, तो 4.19 प्लस 5% कर दूंगा तो मुझे D1 मिल जाएगा। डन। तो ये 0.08 0.05 13.85। एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेस्ड ऑन CMP मेथड। ठीक है, यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, बीटा है 1.25, RM माइनस RF डायरेक्ट दे दिया है 6%, तो ये हमारा होगा 7% प्लस 1.20 इंटू 6%, तो ये 6 इंटू 6 7.2 प्लस 7, तो ये हमारा हो गया 40.2%। डन, ये भी कंप्लीट। WACCC मतलब कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूरे सब में हमने मेहनत यही ढूंढने के लिए की है, हमें हमारी कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए। हमने इंडिविजुअली हर चीज की कॉस्ट ढूंढी, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढने का सीधा तरीका है, ये जो टेबल आपको दिया है ना, वो टेबल लिखो। सोर्स ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढी होगी वो सारी यहां पे लिखो। परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल कैसे ढूंढना है मैं बताता हूं। 1 करोड़ रुपए का आपका कैपिटल है, 25 लाख रुपीज का आपका रिटेन अर्निंग है, 10 लाख का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, 15 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और लॉन्ग टर्म डेट है अपना 50 लाख का। ठीक है, हो गया 1 करोड़, देख लो तो 15 25 15 20 25 25 25 50 50 लाख 50 लाख। कैसे किया, ये कैसे किया, 1 करोड़ का 25% हिस्सा हमारा रिटेन अर्निंग में लगा है, 1 करोड़ का 10% हिस्सा हमारे इक्विटी शेयर में लगा है, 1 करोड़ का 15% हिस्सा हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लगा है और 1 करोड़ का 50% का हिस्सा हमारे लॉन्ग टर्म डेट में लगा है। तो ठीक है, इन दोनों का टोटल करके इन सब का हम प्लस कर देंगे तो हमें WACC मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये बोल सकते हैं कि चॉइस ऑफ वेटेज, ये क्या बोल सकते हैं कि आपको पूरा सम बुक वैल्यू से गिनना है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू से गिनना है। ठीक है, बुक वैल्यू में इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए का होगा, मार्केट वैल्यू पे 1,20,000 का होगा। तो अगर मार्केट वैल्यू पे दिया होगा तो हम 1,20,000 ले लेंगे, बुक वैल्यू पे दिया होगा तो हम 1 लाख ले लेंगे। डन। देखो ये सब है ना, कोई वो नहीं है बताने वाली चीज, ये हम जब सम गिनेंगे ना ऑटोमेटिक हर चीज होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के बड़े बड़े सम स्टार्ट हो गए और हम भी अब सम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं हम एक छोटू मोटू सा सम गिने WACC के ऊपर, देन हम एक एक करके 52 55 कितने सम है यहाँ पे हमारे पास 53 सम है। ओहो, RTP Gen 26 भी हमने यहाँ पे है ना ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बुक अप टू डेट है, इसका मतलब ये है। तो हम अब एक एक करके क्वेश्चन गिनेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ डेट से लेके कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का समरी बना दूंगा, समरी हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसका समरी प्रिपेयर करके आपको एक बार है ना गो थ्रू करवा देंगे। ठीक है, 1-2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, बट मैं स्टॉप कर रहा हूं तो आपका वीडियो अभी कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है। क्लोज समरी बनानी है, कल बनाएंगे। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2। ठीक है, नई नई टर्म आती रहेगी। हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा था,
वहां पे बोल सकते कॉस्ट ऑफ टर्म लोन ढूंढो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो के नीचे टर्म लोन का टीएल लगा दो, के नीचे डी लगा दो, वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ पहले ही। अनोवा लिमिटेड है raising of a funds about 250 lakh by any of two alternative method via 40% institutional term loan and 30% non convertible debenture। कंपनी उनको 250 लाख रुपए रेस करने हैं, उनके पास दो मेथड है, एक 40% का टर्म लोन ले ले या एक 30% का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ले ले। द टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट, मतलब कि जब हम टर्म लोन लेके आएंगे ना तो हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। एंड the debenture would have to be issued at 2.5% and would involve a cost of issue 2% on face value। मतलब कि मुझे पहले तो 2.5% रुपए कम मिलेंगे क्योंकि मैं वो डिस्काउंट दूंगा, 250 लाख के 2.5% इतना मुझे कम मिलेगा। देन मुझे और कितना कम मिलेगा, मुझे फेस वैल्यू का 2% मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इश्यू का। तो ये दोनों मुझे एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, advise the company as the better option based on the effective cost of capital in each case and assume a tax rate 50%। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे डिबेंचर ढूंढना है ना, तो मुझे पहले तो चाहिए इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड मुझे एक बार इंटरेस्ट रेट मिल गया, मुझे मेरा इंटरेस्ट रेट मिल गया। मुझे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए 1 - टी। देखो यहाँ पे है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है और इंस्टीट्यूशन लोन है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास है ना रिडीमेबल नहीं, ये इनरिडीमेबल है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू I1 - T डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हमारा दोनों का दोनों के दोनों सेल होंगे, चेक हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हम सबसे पहले नेट प्रोसीड ढूंढेंगे, देन हम हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन ढूंढ लेंगे। तो नेट प्रोसीड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन 1 क्या था हमारा, ऑप्शन 1 हमारा था 30 नहीं 40% टर्म लोन, एंड ये था हमारा 13% डिबेंचर। डन। पैसे हमें कितने चाहिए थे, तो हमारा हमें पैसे चाहिए थे 250 लाख। तो अमाउंट रेज्ड 200 ने 50 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250 रुपीज इन लाख आप लिख देना। सबसे पहले क्या नॉन जो हमारा इंस्टीट्यूटल टर्म था उसमें क्या बोल दिया था, द टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंट कॉस्ट एंड कैन बी इग्नोर, कोई भी वो कॉस्ट हमें लाके नहीं दे रहा है। एंड दूसरा क्या बोला है, जो डिबेंचर है ना वुड बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो जो हमारा डिबेंचर का पोर्शन है, सबसे पहले मैं उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, मैं वहां से माइनस कर दूंगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, एट द रेट 2.5%। ओके, क्या ये डिस्काउंट हमारा टर्म लोन में लगेगा, नहीं, तो यहाँ पे डैश 250 का 2.5% इतना मैं माइनस कर दूंगा। 250 का 2.5% मतलब ये हमारा हो जाएगा 250 इंटू 2.5%, ये हमारा हो जाएगा 6.25 लाख रुपीस। डन। ओके, उसके अलावा एक और कॉस्ट लगी, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ इश्यू 2% ऑन फेस वैल्यू, तो वो ले लेते हैं। तो माइनस करूंगा मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इश्यू कितनी है, @2%। क्या ये हमारी टर्म लोन पे लगेगी, नहीं, यहाँ पे लगेगी। तो 250 इंटू 2%, तो ये हमारी हो जाएगी 250 इंटू 2%, 25 दूनी 50, 5 लाख। डन। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा नेट प्रोसीड वाला पार्ट। नेट प्रोसीड इसको मैं बोल देता हूं ए, ये हमारा होगा 250 और ये हमारा हो जाएगा 250 माइनस 6.25 माइनस 5, अरे 250 माइनस 6.25 माइनस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 238.75 लाख। डन। अब ये माइनस कर दिया, मुझे नेट प्रोसीड मिल गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूले का पहला चीज हमें जो चाहिए था वो मिल गया। दूसरा हमें चाहिए क्या, इंटरेस्ट 1 - T। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा टैक्स का पोर्शन, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा टैक्स का पोर्शन। ठीक है, तो इंटरेस्ट में से मैं जैसे ही टैक्स का पोर्शन माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। डन।
अब हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलवेज जो हमारा अमाउंट रेस करना था ना, ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे 250 इंटू, और यहाँ पे भी 250 इंटू, टर्म लोन हमें कितने परसेंट पे मिल रहा है? टर्म लोन हमें मिल रहा है 40% के हिसाब से, एंड हमारा डिबेंचर हमें मिल रहा है 30% इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, 250 का 40%, तो ये हमारा हो जाएगा 35 लाख रुपीज। ये इतना हमारा इंटरेस्ट हुआ। सेकंड का हमारा इंटरेस्ट होगा, ये होगा 32.5 लाख रुपीज। ओके, टैक्स हम देख लेते, टैक्स कितना है। तो अज्यूम अ टैक्स रेट इज 50%, तो टैक्स एट द रेट 50%, तो 32.5 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 16.25। तो हमारा ये टैक्स इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 16.25। ठीक है, ये 35 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 17.5। तो ये हमारा हो जाएगा 17.5। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, अब मुझे क्या, मुझे कोस्ट जाननी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफेक्टिव कोस्ट। इफेक्टिव कोस्ट मुझे कैसे मिलेगी? बी को मैं ए से डिवाइड करके इंटू 100 कर दूं। ठीक है, वो पूरा फॉर्मूला लिखने की जगह ये भी मैं लिख सकता हूँ। बी मेरे कितना है? 17.5। ए हमारा कितना है? ए हमारा है इस केस में 250 इंटू 100, तो 17.5 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 7%। तो हमारा इसका इफेक्टिव कॉस्ट है 7%। दूसरे का हम कॉस्ट देख लेते हैं, तो दूसरे में हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट है 16.25 डिवाइड बाय हमें पैसा मिला कितना, तो हमें यहाँ पे पैसा मिला है 238.75। हमें यहाँ पे पैसा कितना मिला है? 238.75। तो जितना पैसा मिला है उससे मैं डिवाइड करूंगा इंटू 100, तो इसका कॉस्ट हमारा हो जाएगा 16.25 डिवाइड बाई 238.75 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 6.81%। आपको क्या लगता है हमें कौन सा पोर्शन लेना चाहिए? तो कंपनी शुड बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमें कौन सा पोर्शन यहाँ पे लेना चाहिए? तो हमारा कॉस्ट, हमें भले ही यहाँ पे पैसे कम मिल रहे हैं पर हमारी कॉस्ट कम लग रही है। अगर कॉस्ट कम लग रही है तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बेटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द बेटर ऑप्शन, द बेटर ऑप्शन इज राइजिंग डेट, राइजिंग ऑफ अ फंड रुपीज 250 लाख बाय इश्यूड 30% डिबेंचर। कैसे डिबेंचर थे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। 30% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। डन। तो ये हमारा डिबेंचर का जो था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा इजी होगा। वैसा ही अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज के दिन में। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अर्निंग पर शेयर हमें दिया है ईपीएस ₹4 है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें 25% दे दिया है। हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए या डिविडेंड चाहिए? तो हमें चाहिए डिविडेंड। ठीक है, तो मुझे डिविडेंड ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? डिविडेंड इज इक्वल टू ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस है मेरा 4 का 25%, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा ₹1, ₹1 हमारा डिविडेंड हो जाएगा यहाँ पे। डन। उसके बाद हमें दिया है मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, तो इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं? इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं P0। रेट ऑफ टैक्स टी दे दिया है 30%, ग्रोथ जी हमें दे दिया है 10%। ठीक है, तो कंपनी वांट्स टू राइज एडिशनल कैपिटल 10 लाख इंक्लूडिंग डेट ₹4 लाख, मतलब कि इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में 6 लाख का इक्विटी है और 4 लाख का डेट है। द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, ओके, यहाँ पे क्या बोला है? क्लियर मेंशन कर दिया कि बिफोर टैक्स जो भी हमारा है वो 10% है अप टू 2 लाख रुपीज, मतलब कि ये 4 लाख में से जो पहले 2 लाख है उसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 10%। 15% बियॉन्ड डेट, मतलब कि 2 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट हमारा होगा उसके ऊपर हमारा 15% लगेगा। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड ऑल्सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। छोटू सा सम है, एक 5 मिनट में हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इक्विटी ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माने म्हणजे केई। केई का फॉर्मूला क्या है? D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। ठीक है। अब यहां मुझे सबसे पहले D1 ढूंढना पड़ेगा। तो D1 का मतलब होता है डी D0 प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू D1 हमारा होता है। डन। अब ना ही मेरे पास D0 है ना ही कुछ है, मुझे यहाँ पे ये जो बोला है ना, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो बोला है 25%। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो ढूंढ लेता हूं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस है मेरा 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, तो ये हमारा हो गया था ₹1 डिविडेंड। अब ये मुझे डिविडेंड मिला है। अब आप क्या कर सकते, यू कैन अज्यूम इज अ D0, ऑल्सो यू कैन अज्यूम इसको D1। तो मैं यहाँ पे इसको अज्यूम कर क्या करता हूँ, मैं इसको अज्यूम करता हूँ D0। ये मैं मानता हूं कि पास्ट में हमने ₹1 का डिविडेंड पेमेंट कर दिया है। तो मुझे अब D1 ढूंढना है। तो D1 इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रोथ हमारा कितना है, ग्रोथ हमारा है 10%। तो 1 प्लस 10% में करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस 10%। तो ये हमारा आ जाएगा 1.1 रुपीज। डन। P0 हमें दे दिया है, P0 हमें कितना दिया है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमें दिया है ₹50। ठीक है। और G इज इक्वल टू 10% है, हर चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो के इज इक्वल टू, देखो अभी भी एक बार बताओ, ये जो डिविडेंड है ना, यू कैन अज्यूम ऑल्सो, इसको D1 भी आप अज्यूम करके भी सम गिन सकते हो, तो अभी आपको वो पूरे मार्क्स ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट नहीं है ये जो डिविडेंड है वो क्या है। बट प्रोबेबली सब में देखा जाता है कि इसको D0 कंसीडर किया जाता है, तो हम भी D0 कंसीडर करेंगे। ओके। के D1 कितना आया है, तो D1 हमने ढूंढा 1.1 डिवाइड बाई P0 है हमारा 50 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ हमारा कितना है 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाई 50, तो ये हमारा हो जाएगा 0.022, 0.022 प्लस 0.10, ये तो है ही। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा हमारा 0.122, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 12.2 परसेंटेज के फॉर्म में। डन। ओके। तो ये हमें हमारा फर्स्ट जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना था वो मिल गया। सेकंड हमें क्या ढूंढना है, सेकंड हमें ढूंढना है कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट के लिए बारे में क्या बोला है, डेट कितना है 4 लाख का, तो टोटल डेट है हमारा 4 लाख का। अब उसमें से फर्स्ट 2 लाख पे, फर्स्ट 2 लाख पे 10% का इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट 2 लाख, फर्स्ट 2 लाख एंड बियॉन्ड 2 लाख। डन। ये लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो टोटल 4 लाख है, पहले 2 लाख हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। बाद में कितना अमाउंट हमारा रहेगा बियॉन्ड 2 लाख, वो भी 2 लाख रहेगा। टोटल हमारा कितना होना चाहिए, टोटल हमारा होना चाहिए 4 लाख। यहाँ पे हम ले लेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, इंटरेस्ट रेट ले लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट 2 लाख पे 10% एंड बियॉन्ड पे है 15%। तो यहाँ पे 10% और 15%, तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, ये हो जाएगा 20,000, और 15 ये हो जाएगा 30,000। ये हमारा हो जाएगा इन टोटल में 50,000। टोटल इंटरेस्ट हमें हमारा मिल गया 50,000। डन। अब मुझे कॉस्ट ऑफ डिविडेंड तो अभी ढूंढना ही, अरे कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना बाकी है। तो केडी का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट मतलब कि आई 1 - T डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100। आई हमने ढूंढ लिया है 50,000 है। 1 - T हमारा कितना है, तो 1 - टैक्स, रेट ऑफ टैक्स है 1.03। नेट प्रोसीड हमने यहाँ पे ढूंढ लिया था पहले ही, ये टोटल 4 लाख है, कोई और एडिशनल कुछ लगा नहीं है, इंटू 100। ठीक है। 50,000 इंटू 0.7, तो ये हमारा हो जाएगा 35,000। 35,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 8.75%। आप लोग और क्या कर सकते थे, इसके अलावा आप और क्या कर सकते थे, तो कोस्ट डिविडेंड 1 ढूंढते, यहाँ पे आप लिखते 20,000, 1 - T
डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, इसका 2 लाख रुपीज है, इंटू 100, जो भी आंसर आता, क्या आंसर आता आपका 20,000। बाद में आप KD2 लिखते, KD2 में आप लिखते 30,000 का इंटरेस्ट है, उसका भी आप करते 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, दोनों का इंडिविजुअल निकाल के प्लस करते, तो इंडिविजुअल आप निकालते तो कितना आता 20,000 का 0.7 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये आपका आ जाता 7%, और ये आपका आ जाता 30,000 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आपका आता 10.5। ओके, अब आप क्या करते 7 प्लस 10.5 डिवाइड बाय 2, 7 प्लस 10.5 डिवाइड बाय 2, तो आपका क्या आ जाता है 8.75, क्योंकि हमने एवरेज लिया है। डन। तो एक वो भी तरीका है, मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है, तो हम जो तरीका मुझे अच्छा लगता है मैं वही फॉलो करूंगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। डन। तो मुझे कॉस्ट ऑफ डेट मिल गया, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया, आफ्टर टैक्स मुझे कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना था, तो ये भी मुझे मिल गया, एंड इक्विटी एंड डेट दोनों मिल गया। अब मुझे क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिनना है, तो हम WACC गिन लेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला था, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे हम अमाउंट, बाद में हम लिखेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज ना यूज करना हो तो मेरा फेवरेट है, मैं यूज करता हूं वेट का। वेट्स क्या है, परसेंटेज क्या है, कोई फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर चीज ही है। ठीक है, देन हमारा आ जाएगा कोस्ट, जो भी हमारा कोस्ट हमने ढूंढा है वो आ जाएगा, एंड देन हमारा लास्ट में आ जाएगा WACC। यहाँ पे दो चीज थी, एक इक्विटी थी और एक डेट था। ठीक है, और टोटल अमाउंट हमारा यहाँ था 10 लाख रुपीज का। ओके, उसमें से डेट था हमारा 4 लाख का, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर इक्विटी हो जाएगा 6 लाख रुपए। अब वेट में कैसे ढूंढूंगा, तो वेट में कैसे ढूंढूंगा, 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये आ गया हमारा 0.60। परसेंटेज करते तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 100 और 60% लिख देते। ठीक है, 0.6 0.40। डन। कैसे किया हमने, 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू इंटू 100, जो करते हैं वो नहीं करेंगे, तो ये वेट बन जाएगा 0.6 0.4। डन। कोस्ट हमारा कितना है, तो इक्विटी का कोस्ट है 12.2, एंड केडी का कोस्ट, डेट का कोस्ट है हमारा 8.75, 12.2 8.75, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.60 प्लस 12.2, तो ये आपका हो जाएगा 0.60 इंटू 12.2, मल्टीप्लीकेशन 0.60 इंटू 12.5 नहीं 12.2, तो ये हमारा हो जाएगा 7.32। सेकेंड हमारा है 0.40 इंटू 8.75, तो मल्टीप्लीकेशन से हमारा आंसर आ जाएगा 3.5, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 3.5 प्लस 7.32, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10.82। डन। तो ये WACC ऐसे ढूंढते हैं। अल्टरनेटिवली मैंने बोला था कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो 1 रुपया है ना वही D1 है, तो हमारा ग्रोथ का कोई आता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या बनता 1 डिवाइड बाई 50 प्लस 10%, तो ये हमारा हो जाता 1 डिवाइड बाई 50 प्लस 10 प्लस 0.10, तो ये हमारा रिवाइज बन जाता 12%, 12.2 की जगह 12% बन जाता, यहाँ पे 12.2 की जगह 12% आता, देन हमारा अमाउंट चेंज हो जाता। देन तो वो भी एक अल्टरनेटिव वे है, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन 4 हमारा डन हो चुका है। क्या मेरे को पहले ना छोटे छोटे क्वेश्चन दिखे ना, तो हम वो पहले फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि है ना जब बड़े क्वेश्चन करें ना तो हाथ हमारा है ना स्मूथली रन हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, RTP नवंबर 21 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देख लेते हैं। ये बोल रहा है केएम लिमिटेड है, उसका फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 करोड़ की है, रिजर्व एंड सरप्लस 4 करोड़ के है, 12% का प्रेफरेंस शेयर है जो 2 करोड़ का है, एंड 9% के डिबेंचर है 6 करोड़ के, टोटल हमारा 6 करोड़ का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इज ₹60। इक्विटी का मार्केट प्राइस हमें दे दिया है 60 का, एंड इज एक्सपेक्टेड द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर, मतलब विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हुआ D1 इज इक्वल टू 6 रुपीज पर शेयर, विच विल ग्रो की बात की तो ये हमारा हो गया जी। अज्यूम 40% टैक्स T,
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है, ढूंढ लेंगे, इजी बात है। मुझे कौन कौन सी वैल्यूज ढूंढनी है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट दोनों ढूंढनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि मुझे तीनों ढूंढनी है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। डन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 6। और हमें रिक्वायर क्या है, कंप्यूट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अभी जो पहले वाला हमने किया था ना, उसमें हमने कौन से वेट लिए थे, वहां पे हमने बुक वैल्यू थे वो लिए थे, हमें यहाँ पे लेने मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू वेट्स कैसे लेते वो भी हम सीखेंगे अभी इसी लेक्चर में। डन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे गोल्डन का फॉर्मूला लगेगा D1 डिवाइड बाई P0 प्लस ग्रोथ। D1 हमारा कितना है, तो सम के अंदर हमें D1 दे दिया ₹6 डायरेक्ट ही दे दिया था। P0 कितना है, तो P0 है हमारा 60 रुपीज प्लस ग्रोथ हमारा कितना है, ग्रोथ हमारा हो रहा है 10% के हिसाब से, तो ये हो गया 0.10। डन, तो अगर इसको हम करेंगे 6 डिवाइड बाई 60 प्लस 0.10, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 और 20%। तो यहां पे हमारा पहला कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें मिल गया। डन, अब हमें कॉस्ट ऑफ रिजर्व ढूंढना है। मैंने क्या बोला था, सेकंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट या ऐसा कोई झमेला नहीं है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो जाएगा, इज इक्वल टू 20%। डन, नंबर थर्ड पर चलते हैं। नंबर थर्ड, हमें इसका कॉस्ट मिल गया, इसका कॉस्ट मिल गया। अब हम बात करते हैं डिबेंचर की। 9% का डिबेंचर है। अब कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला था, एक तो है परसेंटेज का फॉर्मूला I1 - T डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। डन, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है। अब यहां पे मैं इतने लंबे का इंटरेस्ट ढूंढू डिवाइड बाय वो करूं, तो ये एक बड़ा झमेला हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटरेस्ट के जो परसेंटेज है उसको 1 - T करेंगे। डन, ये वाला फॉर्मूला याद है, दोनों फॉर्मूला से हम गिनेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले है ना, क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट के परसेंटेज कितने हैं, तो इंटरेस्ट का परसेंटेज है 9%, तो 9% 1 - T, मतलब कि टैक्स कितना है हमारा, यहाँ पे टैक्स है हमारा 40, तो यहाँ पे मैं करूंगा 1 - 0.40, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.6, तो ये हमारा हो जाएगा 5.4%। डन, एक तो ये मेथड हमारा निकला। दूसरा मेथड में क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक चीज, एक यहाँ पे मेरे को चीज अजम्पशन लेनी पड़ेगी, अगर अजम्पशन नहीं लोगे तो भी चलेगा। ये है ना 6 करोड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अजम्पशन लेता हूं, एक डिबेंचर का वैल्यू, एक डिबेंचर का वैल्यू ₹100 है। डन, अब ये एजम्पशन ले लिया तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैं डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपए पे ढूंढू, 1000 पे ढूंढू कि 1 करोड़ पे ढूंढू, ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एजम्पशन ले लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा 100 इंटू 9%, 1 - 0.4, नेट प्रोसीड मेरा हो जाएगा 100, तो ये मेरा हो जाएगा 9 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 100। देख लो कितना होता है, 9 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 0.054, और इसको मुझे परसेंटेज में लिखना हो तो और 5.4%, दोनों से सेम आंसर आया आपका। डन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल फोर्थ, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से ढूंढना है। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से ढूंढने के लिए हमने बात की थी, इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इज इक्वल टू 12%। रीजन देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है। अब मैं यहाँ पे इसको एक प्रेफरेंशियल 100 का अजम्पशन लेके मैं 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करूंगा ना, तो अभी वो 12% आएगा। डन, तो डायरेक्ट भी आप ऐसे ढूंढ सकते हो कि 12% का प्रेफरेंशियल का भाव है। अगर कोई अदर देन वैल्यू नहीं दिया, अगर यहाँ पे है ना बोला होता नहीं ये 180 रुपए का है ना, कुछ अलग टाइप का वैल्यू दिया होता तो हम सोचते, बट यहाँ पे हमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल सिक्योर हो गया।
अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है WACC मार्केट वैल्यू। अब जब भी मार्केट वैल्यू बोला जाए ना, तो हम क्या करेंगे, जितनी चीजों का मार्केट रेट दिया है ना, उसको हम मार्केट रेट से अप्लाई करेंगे, बाकी हर जगह हम बुक वैल्यू लेंगे। तो मार्केट रेट हम कैसे असम्पशन लेते, सोर्स ऑफ कैपिटल, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या आएगा, वेट, वेट के बाद क्या आएगा, जो भी हमारा कॉस्ट है वो, और लास्ट में हमारा आ जाएगा WACC। डन। सोर्स ऑफ कैपिटल कितने थे, पहला था हमारा इक्विटी शेयर का सोर्स था, सेकेंड सोर्स हमारा था रिटेन अर्निंग का, थर्ड सोर्स हमारा हमें दिया था डिबेंचर का, एंड फोर्थ सोर्स हमें दिया था प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर और रिटेन डिबेंचर के लिए कोई भी अमाउंट है ना, कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। अगर जिसका भी मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो उसका यहां पे वैल्यू लिखा है वही ले लेंगे। तो 2 and 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डन। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के पीछे 7, 6 1 2 3 4 5 6 7, डन। अब इसका वैल्यू आ गया। अब इक्विटी का मुझे मार्केट वैल्यू दिया है ₹60। अब एक बात समझो, हमारा जो करंट है, हमारा जो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो मिला के है टोटल 8 करोड़। अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊं, अगर मैं ये 8 करोड़ को मार्केट में बेचने जाऊं, तो ये जो 40 लाख के इक्विटी शेयर हैं, उनको पैसा चाहिए, तो उनको कौन कौन सा पैसा मिलेगा, उसको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो मार्केट में जो भी इक्विटी शेयर का प्राइस होगा, जैसे ये 60 रुपीज है, ये दोनों का मिला के प्राइस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 40 लाख का शेयर है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर, तो मार्केट प्राइस कितना है, 40 लाख। क्या हो गया पेन को यार, 40 लाख इंटू कितने, 60 रुपीज का प्राइस है, तो 40 लाख इंटू 16 में जैसे ही करूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 CR। नहीं, ज्यादा ही हो रहा है यार भाई, ये 24, हाँ CR जितना हो रहा है, 24 CR। तो ये पूरा हो जाए 24 CR, 5 6 7, डन। 24 करोड़ ये पूरा का पूरा अमाउंट हो रहा है। अब एक चीज समझो, ये जो 24 करोड़ है, क्या वो ये अकेले अकेले इक्विटी शेयर का पोर्शन है, नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये अकेले इक्विटी शेयर का पोर्शन नहीं होगा। जब भी हमें मार्केट वैल्यू दिया होगा ना, तो इन दोनों का कंबाइन वैल्यू होगा। ठीक है, जब इन दोनों का कंबाइन वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस को 24 करोड़ में से सेपरेट करने के लिए मैं इनका जो रेशियो है, रेशियो कितना है, 1:1, इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा। इसमें से इतना पोर्शन हमारा इक्विटी शेयर में जाएगा, इतना हमारा रिटेन अर्निंग में जाएगा। कितना रेशियो है, 1:1, मतलब कि डिवाइड बाय 2 करूंगा, 12 करोड़। 12 करोड़, 1 2 1 2 1 2 3। समझो, एक चीज समझो, जो मार्केट में प्राइस चलता है ना, वो जो 60 रुपए प्राइस है ना, वो दोनों का मिला के, किन दोनों का मिला के, जो हमारे असेट के, अरे असेट का बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल पड़ा है इक्विटी शेयर का, वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसका भाव मार्केट में 60 रुपीज है। तो मैं जब 40 लाख के मेरे जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, तो मेरा आएगा 24 CR। तो ये 24 CR भी किसका होगा, कंबाइन होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का। तो मैं उसको, मेरे को अगर उसका बाइफर्केशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं है ना डिवाइड कर दूंगा उनके बुक वैल्यू के रेशियो में। डन। तो 12 करोड़, और ये भी हमारे हो गए 12 करोड़। डन। अब कोई बोलेगा कि हम यहाँ पे कोस्ट लिखेंगे ना, तो पहले कोस्ट लिख लेते हैं, बाद में हम वो ढूंढेंगे। कोस्ट हमारी है 20%, 20%, 20%। देन हमारा कोस्ट कितना है, हमारा डेट का कोस्ट है 5.4%, 12%, 5.4%, 12%। डन। अब आप देखोगे ना, तो इन दोनों का कोस्ट सेम है, मतलब कि यहाँ पे WACC जो भी आएगा ना, अगर ये कंबाइन में होता ना, तो अभी सेम आता। मैंने अलग क्यों करवाया, मैंने इसको अलग इसलिए करवाया है कि फ्यूचर में हो सकता है इक्विटी शेयर न्यू इश्यू किए हो, तो ये कोस्ट चेंज हो जाए, मतलब कि ये और ये दोनों डिफरेंट अमाउंट हो।
हो सकता है। तो हमें पहले से ही वही आदत रखने की कि इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग को हम अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। वेट ढूंढने, तो वेट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल कर लेते हैं। 6 12 + 12 + 2 + 6 32 CR का हमारा ये टोटल हो रहा है। वेट ले लेते हैं 12/32, तो ये हमारा हो जाएगा 0.375। ये भी हमारा हो जाएगा 0.375। 2/32 हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.0625। एंड लास्ट वाला हमारा है 6/32, तो ये हमारा हो जाएगा 0.81875। ओके। वेट में एक मस्त चीज बताओ, वेट अगर आपने लिया है ना, तो इसका टोटल 0.375 प्लस 0.375 प्लस 0.62, अरे 0.0625 प्लस 0.1875, इसका टोटल ऑलवेज वन आना चाहिए। अगर इसका टोटल वन नहीं आता है वेट का, इसका मतलब क्या है, आपने कहीं पे भी वेट लेने में गलती कर दी है। वेट ऑलवेज वन होगा, ठीक है। क्योंकि आप समझो, मैं हर चीज को यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ 32 को, अगर मैं 32 को 32 से डिवाइड करूंगा तो एक आएगा, तो ये भी हमारा एक ही आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 0.375 × 20, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। ये भी हमारा हो जाएगा 7.5। डन। बाद में 0.0625 इंटू 5.4, ये हमारा हो जाएगा 0.0625 इंटू 5.4, तो ये हमारा हो जाएगा छोटा सा गलती हो गया है, ठीक है। हमारे डिबेंचर है ना, वो 6 करोड़ के हैं, और हमारा प्रेफरेंस शेयर वाला पोर्शन है ना, वो 2 करोड़ का है। 2 2 4 5 6 7। ओके। तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा 1875, 0.1875। और ये वाला नीचे वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा 0.0625। अब हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ओके। 5.4 इंटू 0.1875, तो ये हमारा हो जाएगा 5.4 इंटू 0.1875, तो ये हमारा हो जाएगा 1.01। तो ये डिबेंचर हमारा हो गया 1.01। और 0.0625 इंटू 12, आपके वेट अगर ऊपर नीचे हो गए ना, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। 7.5 प्लस 7.5, 7.5 प्लस 7.5, तो ये हमारा हो गया 15, 15 1.01, 16.01 प्लस 0.75, ये आपका हो जाएगा 60.76। तो इसी के ही साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कर रहा है, एमएम अप्रोच वाला। ये हमारा डिविडेंड डिसीजन का सम है, गलती से यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं। कोई और छोटू सा सम मिल जाए तो मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14। डिविडेंड लॉन्ग अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, एक पूरा नया चीज, पूरा नया कॉन्सेप्ट जैसा ही है, ठीक है, बट इजी है। 2 to 3 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए फ्यूचर में कभी भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 डन। ये अभी डन हो जाए। अरे, क्या बोला है, मार्च 2021 था, शेयर वॉज सोल्ड। जो मार्च 2021 था, ट्रूवी लिमिटेड का जो शेयर था, वो सोल्ड हो रहा था 219 प्राइस पे, मतलब कि P0। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट, मतलब कि जी 11.25%। ट्रूवी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू द पे डिविडेंड ₹5.0 पर शेयर, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड टू पे, मतलब कि D1 हमारा 5.04 है पर शेयर का। डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्टेड टू अर्न अज्यूमिंग द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विद द अर्निंग 11.25%। ग्रो, क्या बोला है, अर्निंग भी इसका 11.25% से इंक्रीज होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा लगेगा गोल्डन्स मॉडल। तो जो हमें पहला बोला है, वहां पे हमारा गोल्डन्स मॉडल लगेगा। गोल्डन्स मॉडल हमारा क्या है, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G।
D1 हमारा कितना था, तो सबने में डायरेक्ट ही D1 दे दिया क्योंकि उसने क्या बोला, एक्सपेक्टेड टू पे 5.04। P0 हमारा कितना है, तो P0 हमारा है 219 प्लस ग्रोथ हमारा कितना है, तो ग्रोथ वाला पोर्शन है हमारा 11.25% टोटल वाला, ठीक है, हमें ये वाला लेना है 11.25%। तो इसको हम करेंगे 5.04 डिवाइड बाई 219 प्लस 11.25% से हमारा ग्रोथ होगा, तो हमारा जो 5.04 डिवाइड बाय 219 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 11.25, तो ये हमारा आंसर आएगा 13.55% हमारा गॉर्डन्स मॉडल से हमारा होगा। ठीक है, ऑलवेज जब भी आप ग्रोथ लिखो ना तो क्या करने का, इसको पॉइंट में लिख देने का 0.1125, ताकि क्या है आपसे कोई मिस्टेक ना हो, मेरे से जैसे अभी हो गई थी मिस्टेक, मैंने है ना इसको है ना मल्टी प्लस कर दिया था टोटल परसेंटेज से, हमें प्लस करना है 0.1125 से। ठीक है, तो 13.55 उसी के साथ हमारा ये पहला वाला काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो ये फर्स्ट हमें मिल गया। अब सेकंड क्या बोला है, इट इज एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट, अब ये पूरा नया सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड दैट द ट्रूवी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 50% ऑन अ बुक इक्विटी, मतलब कि जो हमारा अर्निंग है, जो हमारा बुक इक्विटी है वो 15% है, तो ये हमारा होगा आर। ठीक है, एंड सेल रिटेन 60%, मतलब कि बी रिटेंशन रेशियो, बी हमारा 16% वो रिटेन करके रखता है। इन दिस केस वेयर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या ऐसा कोई केस होगा, तो हमारा कुछ होगा, हमारा ग्रोथ रेट कुछ चेंज होगा, तो मैं सीधा बोलता हूं सेकंड, मुझे सेकंड के लिए इन लोगों ने मुझे ग्रोथ का फॉर्मूला दिया, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी मेरा कितना है, तो बी मेरा सम के अकॉर्डिंग है, बी मेरा है 16% इंटू आर मेरा है 15%, तो 60 इंटू 15 9000, और उसको परसेंटेज में निकाल दूं तो ये होगा हमारा 9%। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.15, तो ये हमारा हो जाएगा 9, हाँ 9%। तो मेरा डिवाइस मतलब कि मेरा न्यू जी है, न्यू ग्रोथ मेरा 9% है। अब मेरा ओल्ड ग्रोथ था, मेरा ओल्ड ग्रोथ कितना था, मेरा ओल्ड ग्रोथ था 11.25%, मेरा न्यू ग्रोथ है 9%। इसका मतलब है मुझे रिवाइज गोल्डन मॉडल ढूंढना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। अब रिवाइज ढूंढने के लिए ना ही मेरे पास D1 है, P0 है, मेरे पास D1 नहीं है। समझो, ये जो D1 दिया है ना, ये इसकी पॉलिसी के हिसाब से, इसके ग्रोथ के हिसाब से दिया है। अब मुझे रिवाइज D1 ढूंढना है, तो मेरे पास है ना एक मस्त फॉर्मूला है, मैं आपको याद दिलाता हूं। मेरा फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू ओल्ड जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। मेरा ओल्ड जी था 0.1125, मेरा बी मुझे पता नहीं है, मेरा बी मैं कितना रिटेन कर रहा करता हूं डिविडेंड वो मुझे पता नहीं है, मुझे मेरा एक्सपेक्टेड अर्निंग पता है 0.15 है, तो बी इज इक्वल टू 0.1125 डिवाइड बाई 0.15, तो ये हमारा हो जाएगा 75%। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं मेरा ओल्ड डिविडेंड है ना, वहां पे मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% है, मतलब कि मैं 75% डिविडेंड पे कर देता हूं और 25% अर्निंग रख लेता हूं। वही मेरे न्यू जी में क्या है, मैं 60% डिविडेंड पे आउट करता हूं और 40% रख लेता हूं अर्निंग क्या। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ सकते हैं। अब मुझे 75% के हिसाब से, अरे मुझे 60% के हिसाब से मुझे मेरा डिविडेंड चाहिए, तो हमारा एक फॉर्मूला है, लास्ट हमने एक फॉर्मूला सम में देखा था, क्या सम में देखा था, ये नहीं, ये वाला सम, हाँ ये वाला सम, डिविडेंड इज इक्वल टू ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब सारी ओल्ड पे गिनती होगी, तो ओल्ड डिविडेंड इज इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड मेरा क्या, ओल्ड मेरा अर्निंग इंटू मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब मुझे मेरा ओल्ड डिविडेंड पता है, मेरा ओल्ड डिविडेंड मुझे दिया है 5.04, अर्निंग मुझे नहीं पता है रुपीस में, ओल्ड अर्निंग पर शेयर है हाँ ये, और मैंने डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% से ढूंढ लिया है।
अब मैं ओल्ड अर्निंग पर शेयर लू और उसको मैं 5.04 डिवाइड बाय 75% करूं तो क्या आएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 6.72। एक मिनट रुको 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 रुको। अरे, इसे डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अर्निंग पे आउट रेशियो। अर्निंग पे आउट रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है? कि हम 60-75% अर्निंग को पे आउट रेशियो है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो मैं क्या करूंगा? 100% मेरा टोटल रेशियो होना चाहिए, उसमें से मैं मेरा 75% माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 25%। 5.04 5.04 इज इक्वल टू 25%। तो ये हमारा हो जाएगा 20.16। मतलब कि मैं अर्न कितना कर रहा हूं? 20.60। अब मुझे मेरा न्यू डिविडेंड ढूंढना है, तो मैं क्या न्यू डिविडेंड ढूंढ सकता हूं? तो न्यू डिविडेंड इज इक्वल टू जो हमारा 20.60 टोटल अर्निंग है, उसको मैं अपने 60% मेरा अर्निंग है, मतलब 40% मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है। 100% माइनस 60%, इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं। अर्निंग है ये हमारा इनटू 100% माइनस अर्निंग पे आउट रेशियो। तो मुझे मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा 20.60 इंटू 40% करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 8.064। तो मेरा न्यू डी1 कितना हो गया? 8.061। अब मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है, तो के ई इज इक्वल टू 8.064 डिवाइड बाय 219 हमारा था। और हमारा न्यू ग्रोथ कितना था? हमारा न्यू ग्रोथ था ना, वो था 9%, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.09। 8.064 डिवाइड बाय 219 प्लस 0.09, ये हमारा हो जाएगा 0.1268। और इसको हम बोल सकते हैं 12.68%। सब में क्या किया हमने? सबसे पहले तो सम ये वाला पार्ट सबसे इजी था। सेकेंड वाले पार्ट में हमें न्यू बीटा हमें न्यू बीटा दिया, अरे हमें न्यू अर्निंग रिटेंशन रेशियो दिया था कि इतना अर्निंग हम रिटेन करते हैं। तो न्यू रेशियो हमारा था 60% का अर्निंग हम रिटेन करते थे, ठीक है? तो हमारा न्यू ग्रोथ हुआ 9%। ओल्ड ग्रोथ था हमारा 11.125%, न्यू ग्रोथ हमारा 9%, मतलब कि ग्रोथ हमारा कम हुआ है। ग्रोथ कम क्यों हुआ है वो जानने के लिए हमने आगे क्या किया कि ओल्ड ग्रोथ के हिसाब से हम कितना अर्निंग पे आउट अपने, मतलब कि कितना अर्निंग हमारे पास रखते थे वो ढूंढने गए। तो ओल्ड जी 0.1125, बीटा मुझे पता नहीं था, और एक्सपेक्टेड अर्निंग 0.50 जो हमने सबको पहले ही बोल दिया था। तो मेरा बीटा कितना आ गया था? मेरा अर्निंग रेशियो आ गया था 75%। के अर्निंग जो है वो मैं अपने पास 75% रखता हूं, एंड जो 25% हिस्सा है वो मैं एज ए डिविडेंड पे कर देता हूं। ओल्ड डिविडेंड इंटू ओल्ड अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हम पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ओल्ड डिविडेंड मेरे को पता था, ओल्ड अर्निंग पर शेयर मेरे पास नहीं था, और मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 माइनस 75% किया तो 25% निकला। तो मुझे ओल्ड ईपीएस मिल गया 20.60। मुझे ओल्ड ईपीएस चाहिए नहीं, मुझे चाहिए न्यू डिविडेंड। अब न्यू डिविडेंड लेने के लिए मैंने क्या किया? जो मेरा ईपीएस आया था उसको मैंने न्यू डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा न्यू डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था? मेरा अर्निंग पे आउट रेशियो था 60%, तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? 40%। तो मैंने जो अमाउंट आया था उसको 40% से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 8.064 न्यू डिविडेंड। उसके बाद तो इजी फॉर्मूला में हमने हमारा गेट द फिगर पुट द फिगर गेट द आंसर कर दिया। डन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म हो जाए ना? क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है? अभी एक मिनट में ना, क्वेश्चन 18 सबसे पहले देखा था। क्या बोल रहा है? वाईटीएम अप्रोच है, बाद में करेंगे, चलो। वाईटीएम अप्रोच के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी करने बैठेंगे बहुत लंबा सम हो जाएगा वाईटीएम अप्रोच से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा सम है, बाद में करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं? बिफोर द नहीं, बाद में ही करेंगे। 22 23 भी वाईटीएम अप्रोच से, चलो जाने दो। 24 25 लंबा सम है, 26 भी लंबा सम है, 27 28 29 जाने दो, 30 31 जाने दो, 32 जाने दो, 33 जाने दो, 34
34 क्या बोलते हैं, YTM अप्रोच से है यार, सारे YTM अप्रोच से ही है अब। 39 जाने दो, 40 जाने दो, 41 जाने दो, 2 जाने दो, 3 जाने दो, 4 जाने दो, 5 भी जाने ही दो अभी, 6 जाने दो, 7 7 क्या बोल रहा है भाई, 7 नहीं लंबा समय, 48 जाने दो, 9 जाने दो, 50 जाने दो, 51 जाने दो। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब कि छोटे लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, इंटरमीडिएट भी नहीं, स्मॉल लेवल के सारे सम हमारे इस लेक्चर में, 1 hour 45 minutes ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो छोटे लेवल के सारे 3 सम हमने अभी 3 से 4 सम देखे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, ये जो 2 सम थे ना 18 और 22 नंबर के YTM अप्रोच से, तो YTM अप्रोच भी खत्म कर डालेंगे। YTM अप्रोच के जो 2-3 छोटे सम है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर डालेंगे। अब क्या होगा, उसके बाद हमारे है ना, कल के लेक्चर में YTM अप्रोच के सम खत्म हो जाएंगे और बड़े सम हम एक एक करके देखना चालू करेंगे। मैं यहाँ 53 सम है, एंड मेरा न्यू बुक के अंदर कितना सम हो चुका है, मेरे न्यू बुक के अंदर मैंने RTP MTP इंक्लूड करूंगा तो 56 तो आ ही जाएगा। रहने दो अभी, RTP MTP और सजेस्टेड आंसर तीनों अभी नहीं लेते हैं, उसको अभी पेंडिंग रखते हैं। तो 53 सम है, इसमें से मैं 25 से 30 सम गिनाऊंगा। ठीक है, 3 तो हमने ऑलरेडी गिन लिए, बट बड़े लेवल के जो अच्छे अच्छे सम है ना वो भी मैं गिनाऊंगा, तो 3 to 4 लेक्चर्स और लगेंगे। देन हमारा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आई थिंक सो हमारे 2 चैप्टर छूटेंगे जो हम जनवरी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय, सी यू सून।